देख के समझ में आ जाता है, जो सेट ऊपर से गुजर जाए उसको छोड़ दो। बहुत सिंपल है। चलिए स्टार्ट करें। LRDI 2021 का हम स्टार्ट करते हैं। स्लॉट 1, ठीक है। टोटल 4 सेट आए थे इसमें, ठीक है। आउट ऑफ 4 वी आर गोइंग टू डील विथ 20 क्वेश्चन, है ना। किसी में हो सकता है 6 क्वेश्चन मिले, किसी में 4 मिलेगा, किसी में 5 मिलेगा। ऑन एन एवरेज वी आर गेटिंग 5 क्वेश्चन ईच सेट, ठीक है। ओके, सो ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। डालने का रीजन ये था कि पिछले बार तक मैं क्या करती थी, कई बार थोड़ा कम ज़्यादा कर देती थी, फिर यही नहीं समझ में आता था क्वेश्चन कहाँ तक है। तो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, राइट। सो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ूं, कहाँ से हमारे पास, हाँ चलिए, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इन 2 पैराग्राफ। गिवन इज द जनरल प्लान to publish 18 research paper written by 8 authors A, B, C, D, E, F, G, H in 4 issues of journal issued in January, April, July and October, ठीक है। तो एक कोई जनरल निकलती है, इट कुड बी लाइक कि मैगजीन टाइप जो क्वार्टरली निकल रही है ना। और उसके अंदर ये 8 जो ऑथर्स है उनके 18 रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए, है ना। इट कुड बी इन एनी ऑर्डर, है ना। हो सकता है कहीं किसी मंथ में 18 आउट ऑफ 18 कोई 2 आ गए होंगे, आउट ऑफ 18 कभी 6 आ गए होंगे। इट कुड बी इन एनी ऑर्डर, बट दे आर पब्लिशिंग इन देयर 4 पर्टिकुलर जर्नल्स। एंड जर्नल जो इशू हो रहे हैं वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ईच ऑफ जनरल रिसर्च पेपर वॉज रिटन बाय एग्जैक्टली 1 ऑफ द 8 ऑथर, है ना। ये 18 जो है ये are written by different authors, है ना। it could not be like कि जो जनरल A है it is written by या मैं कहूँ कि 18 में से कोई एक रिसर्च पेपर है ना, वो A और B दोनों ने मिलके किया होगा, नहीं। so it would be written by different people, but definitely there are 8 people and 18 journals, so definitely there would be some people who are repeating। हो सकता है उनके जो जनरल है एक की जगह उनके 2-3 जनरल या 5-6 जनरल पब्लिश हुए होंगे, है ना, बिकॉज पीपल कम है और जनरल ज़्यादा है ना, जो पब्लिश हुए हैं, ठीक है। 5 पेपर वर स्केड्यूल इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 स्लॉट्स, है ना। यानी कि मंथ ऑफ जनवरी में 5 आए होंगे, है ना। अप्रैल में 5 आए होंगे, जुलाई में एंड अक्टूबर में क्या बताया है, ठीक है। फर्स्ट 2 इश्यूज वाइल द 4 वर स्केड्यूल इन ईच ऑफ द लास्ट 2 इश्यूज। यहाँ पे 4 हो गए, है ना। तो इन टोटल 18 जनरल इस टाइप से पब्लिश हुए, है ना, कि जनवरी एंड फरवरी में 5 जनरल्स, सॉरी जनवरी एंड अप्रैल में, जुलाई एंड अक्टूबर में 4 जनरल्स, ठीक है। एवरी ऑथर रोड एट लीस्ट 1 पेपर एंड एट मोस्ट 3 पेपर, मतलब कोई भी 3 से ज़्यादा जनरल किसी के भी नहीं आएंगे और 1 से कम नहीं होगा। देर इज नो 0 इन इट, है ना, एक भी 0 नहीं होगा, कम से कम 1 और मैक्सिमम 3। तो आउट ऑफ 1 या 2 या 3 हर किसी जो ऑथर होगा फ्रॉम A to H उनकी वेरिएबल्स होंगे, है ना। हो सकता है किसी ने 2 लिखे होंगे, किसी ने 3 लिखे होंगे, किसी ने 1 ही लिखा होगा, लाइक दैट, ठीक है। एवरी ऑथर रोड एट लीस्ट 1 एट मोस्ट, हाँ। टोटल नंबर ऑफ पेपर रिटर्न बाय ADGH, ठीक है, वॉज डबल टू डैट ऑफ, इनके जो टोटल वैल्यू है वो डबल है किससे, टू द नंबर ऑफ पेपर रिटर्न बाय अदर 4 ऑथर। ए हो गया, B, C, D, E, F, है ना। अगर इनका सम टोटल x आता है तो इसका सम टोटल क्या आएगा, 2x। तो मैं बोल सकती हूँ x प्लस 2x विल बिकम 18, है ना। बाय दिस कंडीशन x की वैल्यू क्या आ गई, 6, है ना। सो इसकी टोटल वैल्यू विल बी 6 और इसकी टोटल वैल्यू विल बी 12। तो ये 3 मिलके 12 पेपर लिखे हैं, इंक्लूडिंग अ फैक्ट कि नन ऑफ द ऑथर कैन राइट लेस देन 1 और मोर देन 3।
तो 4 3 12 है ना, यानी कि ये ऊपर वाले जो 4 है इन चारों ने 3 पेपर्स लिखे होंगे, राइट। वेयर एज जो ये 4 है इनका सम टोटल इज गोइंग टू बी 6, है ना। तो 6 कैसा हो सकता है, इट कुड बी लाइक कि 3 1 1 1, है ना। इट कुड बी लाइक कि 4 नहीं हो सकता, 4 हो गया तो 0 हो जाएगा। इट कुड बी 2 2 1 1, और क्या हो सकता है, 1 करेंगे तो 111 ही आएगा, 4 पे जा नहीं पाएगा, है ना। सो 1 आउट ऑफ दिस सिनेरियो, कोई एक 3 और बाकी सब 1 1 1 लिखे, या तो कोई दो लिखे और बाकी लोग एक लिखे, है ना, क्योंकि वैल्यू कुड नॉट बी मोर देन 3 एंड कुड नॉट बी लेस देन 1, है ना। सो ये 3 के लिए जो 4 के लिए जो वेरिएबल होगा वो 3 111 के फॉर्म पे हो सकता है या 2 2 1 1 के फॉर्म पे हो सकता है, अभी हम नहीं बता सकते, ठीक है। आगे बढ़ते, हमने कहाँ तक खत्म कर लिया, 4 ऑथर्स हो गया। 4 ऑफ द ऑथर वर फ्रॉम इंडिया। अच्छा, अब इनमें से इंडियन है, इंडिया से कितने लोग हैं, 4 लोग, 2 ईच फ्रॉम जापान एंड चाइना, है ना। जापान से देर आर 2 एंड चाइना से अगेन 2, ठीक है। नेक्स्ट, ईच ऑथर बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 एरियाज, मतलब नाम, जनरल, महीना, कंट्री, अब एक और आ गया उनका एरिया, है ना, या जिस भी बिलोंग एरिया पे बिलोंग करते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, लॉजिस्टिक, 4 ऑफ द ऑथर वर फ्रॉम लॉजिस्टिक्स, ठीक है। लॉजिस्टिक्स से कितने लोग हैं, 4 लोग, ठीक है। ऑटोमेशन से देर आर, एक सेकेंड, 4 आर फ्रॉम लॉजिस्टिक एंड 2 वर फ्रॉम ऑटोमेशन, और 2 हैं ऑटोमेशन से, तो बचा हुआ 2 विल बी डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग। As per the general policy, none of the author could have more than 1 paper in any issue of magazine, issue of the general, मतलब अगर जनवरी के जनरल में ए आ गया है तो अब दोबारा ए जनवरी में नहीं आ सकता, इट कुड बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, है ना। मतलब एक ही पर्सन 2 अलग अलग जनरल्स में जाएगा, सेम जनरल पे नहीं हो सकता। दे वोंट बी 2A 2B 2C लाइक दैट, नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर मैं अपनी सारी बातों को फिगर आउट करूं तो ये फिगर्स हमारे आ चुके हैं, है ना, कि हमारा ABCDEFGH पे से ये 4 जो है वो 3 पेपर्स करेंगे, है ना। वी आर गोइंग टू हैव 2 मैन्युफैक्चरिंग, 2 ऑटोमेशन एंड 4 लॉजिस्टिक्स से, 2 चाइना के हैं, 2 जापान के हैं, 4 इंडिया के हैं। जनवरी में 5, अप्रैल में 5, जुलाई में 4 और अक्टूबर में 4, इतने लोग हमें चाहिए हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कंडीशन से। पहला, एफ एन इंडियन, सबसे पहले एफ जो है वो एक एफ जो है वो एक इंडियन है, ठीक है, फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एरिया, लॉजिस्टिक एरिया को भी बिलोंग करता है। इट वॉज शेड्यूल इन अक्टूबर इशू, और अक्टूबर में एफ आता भी है ना। सो ये वाली लाइन हमारी टोटली खत्म। इट वॉज शेड्यूल, अच्छा, रोट ओनली 1 पेपर, ओके, एफ ने सिर्फ एक पेपर लिखा है ना। वॉज शेड्यूल इन अक्टूबर इशू, मतलब एफ की पूरी कहानी खत्म हो गई, है ना। किस कंट्री का है, किस एरिया का है, किस इशू में है और कितने पेपर लिखा, सारी चीज़ें डन विथ एफ। नेक्स्ट, ए वॉज फ्रॉम ऑटोमेशन, ए जो है वो ऑटोमेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। डिड नॉट हैव अ पेपर शेड्यूल इन अक्टूबर, ए के 3 जनरल्स आ रहे हैं या 3 पेपर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से अक्टूबर में उसका पेपर नहीं आ रहा है, तो बचे यही 3 महीने, है ना। तो जनवरी में आएगा, अप्रैल में आएगा और जुलाई में आएगा, बिकॉज अक्टूबर नहीं आना है ना। तो मेरा ए डन, मेरा एफ डन, ठीक है, ओके।
मेरा ये वाला सीन भी डन हो गया। नेक्स्ट, नन ऑफ द इंडियन ऑथर वर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया, है ना। इंडियन जो होंगे वो मैन्युफैक्चरिंग के नहीं हो सकते, मतलब जो भी इंडियन होंगे वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैंसिल है, ठीक है। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग का बनेगा वो अपने आप जापान और चाइना में सेटल होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन नहीं हो सकता। नन ऑफ द इंडियन ऑथर वर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया, नन ऑफ जापानीज और चाइनीज ऑथर वर फ्रॉम ऑटोमेशन, ठीक है। जापानीज और चाइनीज जो है वो कहाँ से नहीं हो सकते, ऑटोमेशन से, यानी जो भी ऑटोमेशन का होगा वो इंडियन ही होगा, क्योंकि वो ये दोनों के नहीं हो सकते। तो जब नहीं हो सकते तो तीसरा है उसका होगा, तो जो भी इंडिया से आएगा उसको हम ऑटोमेशन पे रख सकते हैं, है ना, होगा। सो बेसिकली अगर मैं ऐसा देखूं तो ए ऑटोमेशन का बंदा है तो वो इंडियन ही होगा, क्योंकि वो जापानीज और चाइनीज नहीं हो सकता, अगर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी, राइट। सो बाय दैट कंडीशन ए जो होगा वो इंडियन भी होगा। क्लियर है? किसको ये नहीं समझ में आया? क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, ए एंड एच वर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अब ए इंडियन नहीं है, ये तो सॉरी एच इंडियन नहीं है, है ना। सो एच कुड नॉट बी इन इंडिया, है ना, ही कुड बी वन आउट ऑफ चाइना और जापान, ठीक है। A and H were from different country but their paper schedule in exactly same issue, लेकिन A और H के पेपर सेम इश्यूज में ही आए हैं, है ना, यानी कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई के महीने पे ही उनके पेपर्स भी स्केड्यूल हो रहे होंगे, राइट, एज पर द कंडीशन। हमारा यहाँ तक कंडीशन आ चुकी है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक नहीं लिखा है, लिख देते हैं, कौन, ए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, और ए और एच डिफरेंट कंट्रीज पे है, ये हो गया। चलो, सी एंड ई बोथ चाइनीज, सी और ई दोनों चाइनीज है, ठीक है, चाइनीज ऑथर फ्रॉम डिफरेंट एरिया, लेकिन इनका एरिया अलग होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये चाइनीज है तो ऑटोमेशन में नहीं जा सकते, है ना। तो वो क्या होंगे, या तो मैन्युफैक्चरिंग में होंगे या तो लॉजिस्टिक्स में होंगे, है ना, क्योंकि मना है ये वाला, नन ऑफ जापानीज और चाइनीज ऑथर वर फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया, है ना। तो ऑटोमेशन में जो भी आएगा वो इंडियन ही होगा, वो जापानीज चाइनीज नहीं हो सकता, ठीक है। सो सी एंड ई बोथ चाइनीज ऑथर फ्रॉम डिफरेंट एरिया हैड सेम नंबर ऑफ पेपर्स। अब देखो, मुझे एफ पहले से पता है 1 है ना, सी और ई भी बोल रहा है कि सेम नंबर ऑफ पेपर्स है, तो इट कुड बी लाइक कि ये दोनों भी 1-1 हो जाए, है ना। और लेकिन इसमें ये भी बोल रहा है कि सेम नंबर ऑफ पेपर स्केड्यूल, ठीक है, तो इट कुड बी कि ये दोनों के सी और ई के पेपर, नंबर ऑफ पेपर वुड बी सेम, ठीक है। फर्दर ई हैड पेपर स्केड्यूल इन कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, यानी कि इनके नंबर ऑफ पेपर इज मोर देन 1, तब तो कॉन्जिक्यूटिव कंडीशन आएगी, है ना। सो वैल्यू शुड बी मोर देन 1, अगर मोर देन 1 है तो मिनिमम आई हैव 2, तो देयर शुड बी 2 पेपर्स, तो डेफिनेटली बी का 1, है ना। कॉन्जिक्यूटिव बोल के हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो एज आई सेड, कई बार वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे टू डिटरमाइन द वैल्यूज, ठीक है। ओके, तो इट सेज ई हैज पेपर स्केड्यूल इन कॉन्जिक्यूटिव इशू, मतलब ई का 1 आउट जनवरी अप्रैल या अप्रैल जुलाई या तो जुलाई अक्टूबर, 1 आफ्टर अनदर आएगा, ठीक है। बट सी डिड नॉट, लेकिन सी एक साथ नहीं आएगा, है ना। मतलब अगर सी का 1 जनवरी हो गया है तो अगला मिनिमम जुलाई होना चाहिए या अक्टूबर होगा, राइट। इट कुड नॉट बी 1 आफ्टर अनदर, मतलब सी अप्रैल और जुलाई एक साथ नहीं हो सकता, 1 आफ्टर अनदर नहीं हो सकता। इट कुड बी कम से कम एक स्केड्यूल का गैप, ठीक है। फिलहाल अभी हमें नहीं पता किधर आएगा। नेक्स्ट, बी फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एरिया, बी जो है वो लॉजिस्टिक्स एरिया का है, ठीक है।
ओके, बी फ्रॉम लॉजिस्टिक एरिया हैड अ पेपर शेड्यूल इन अप्रैल इशू जनरल, ठीक है, बी का अप्रैल में आ रहा है तो बी इज डन। एच के पेपर्स आ चुके अपनी अपनी जगह पे, एफ के पेपर अपनी अपनी जगह आ चुके हैं, है ना। ओके ओके, नेक्स्ट, बी एंड जी बिलोंग्स टू सेम कंट्री, बी और जी सेम कंट्री को बिलोंग करते हैं, ठीक है। नन ऑफ देयर पेपर वाज शेड्यूल इन सेम इशू जनरल, लेकिन बी और जी के पेपर एक साथ किसी सेम जनरल पे नहीं आएंगे, है ना। बी का पेपर 1 है, जी के पेपर 3 है ना। सो बी इधर आ चुका है तो बची हुई जगह पे चला जाएगा हमारा जी, है ना। एडिशनली बी और जी सेम कंट्री के, इट कुड बी जापान, इट कुड बी इंडिया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि इंडिया और लॉजिस्टिक्स का कोई इशू नहीं है, इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग का इशू है ना। सो इट कुड बी अ सिनेरियो, ठीक है। तो हमारे पास जितनी जितनी कंडीशन आ गई थी वो हमने कर लिया है। मैंने पता नहीं क्यों ए मिस करते चली हूँ मैं, ए शुड बी हियर, ठीक है। नेक्स्ट, डी इज अ जापानीज ऑथर, डी अगर जापानीज है तो डेफिनेटली ये दोनों को एक साथ आना था। सी डिफरेंट एरिया सेम कंट्री, नहीं, बी जी बिलोंग्स टू सेम कंट्री, है ना। सो बी और जी डेफिनेटली इधर आ जाएंगे, ठीक है। नाउ अब अगर यहाँ देखूँ तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ बचा है और जी आ गया। एफ आ चुका है ना, ई आ चुका है, एच बचा, एच बचा, एच, ठीक है। सो डी एंड एच वुड बी जापानीज, है ना। सो डी अ जापानीज ऑथर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया, है ना, ये आता है मैन्युफैक्चरिंग एरिया से, ठीक है। डिड नॉट हैव पेपर शेड्यूल इन जुलाई, डी के कितने हैं, तीन पेपर है, जुलाई में नहीं आता, तो डी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा, राइट। उसका जुलाई में पेपर नहीं है। सी एच बिलोंग्स टू डिफरेंट एरिया, सी और एच को अलग अलग एरिया में होना है, ठीक है। एच कौन है, जापानीज है, और कोई कहानी आगे नहीं दी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम सारी चीजों को सेटल करके, है ना। जो जो यहाँ है वो सब यहाँ नहीं आ सकते, वाई, बिकॉज नन ऑफ द इंडियन ऑथर वर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया, है ना। इंडियन ऑथर मैन्युफैक्चरिंग एरिया को बिलोंग नहीं करते। सो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये चारों कैंसिल, ए कैंसिल, एफ कैंसिल, बी कैंसिल, जी कैंसिल, ठीक है। अब इसमें से एफ और बी तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, ए यहाँ आ चुका है, तो यहाँ पे जी नहीं आ सकता, राइट। अब जी यहाँ नहीं आ सकता तो फॉर श्योर जी यहाँ आएगा, बिकॉज यहाँ पे तो ऑटो में भी आ सकता है, सॉरी, ठीक है। चलो जी यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। और कुछ हाँ हाँ आते आते लाइन लाइन से आते हैं, ठीक है। सो जी यहाँ नहीं आ सकता, ये तो फॉर श्योर हो गया। नेक्स्ट, नन ऑफ द जापानीज और चाइनीज ऑथर वर फ्रॉम ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में ये चारों नहीं जा सकते, है ना। यहाँ पे कौन कौन जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है सी, ई जा सकता है और डी, एच जा सकता है, अभी तो प्रोबेबल है इन चारों के लिए। यहाँ पे डी ऑलरेडी आ चुका है तो डी खत्म, बचा एच, ठीक है। चार में से कोई दो यहाँ आएंगे, राइट। नेक्स्ट, अब अगर मैं सी और ई का देखूं, मेरे पास कंडीशन क्या है कि सी और एच अलग एरिया को बिलोंग करते हैं, सिमिलरली सी और ई भी अलग एरिया को बिलोंग करते हैं, राइट। जिसमें से सी जो है वो ऑटोमेशन में नहीं जा सकता, है ना। लेकिन ई और एच को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ई और एच को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ई और एच को दे दूँ, क्योंकि इनके पास जगह ही मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स की है, राइट। और सी को यहाँ कर दूँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी,
राइट। अब देखो ना C E के साथ आया है ना C H के साथ आया है, प्रॉब्लम सॉल्व। जहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वहीं पे G आ जाएगा, है ना। सो नाउ वी गॉट द सिनेरियो कि कौन कौन किधर किधर आएगा, राइट। एज पर द कंडीशन मुझे क्या पता था, C could not be with H, C could not be with E and they should belongs to different area, है ना। एरिया भी अलग हो गए, चाइना और जापान के लोग ऑटोमेशन में नहीं होने थे, नहीं है, ठीक है। इंडिया के लोग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होने थे, नहीं है, राइट। सो हमारी सारी कंडीशंस खत्म हो गई, सिर्फ बचा है अब ये कंडीशन, है ना। यहाँ इन सब जगह एक एक स्पेस अवेलेबल है, और जो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं यहाँ पे वो कौन कौन है, C और E। अब आते हैं फर्दर। E had पेपर स्केड्यूल इन कॉन्जिक्यूटिव इशू बट C डिड नॉट, लेकिन C को नहीं होने चाहिए, तो मैं क्या कर लूँ, E को बीच वाले पोर्शन दे दूँ, क्योंकि इसके सिवा अगर मैं कहीं पर भी C को दूंगी तो C और अगला अगल बगल हो जाएगा। अगर मैं E को ऐसे कर दूं तो C ऐसे हो जाएगा, राइट। तो बेस्ट तरीका क्या है, बीच वाले जनरल E को दे दो, तो C ऑटोमेटिकली ऊपर एंड लास्ट वाले जनरल पे पहुंच जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट जनरल। बाय दिस कंडीशन C इज नॉट कॉन्जिक्यूटिव एंड E इज कॉन्जिक्यूटिव। सो वी आर डन विथ ऑल द थिंग्स, है ना। हमारे पास सारे जनरल्स की डिटेल आ गई कि किस किस के पेपर आए हैं, कौन इंडियन है, कौन लॉजिस्टिक्स है, कौन मैन्युफैक्चरिंग से है, कौन चाइना से है, कौन जापान से है, कितने कितने पेपर किस किस ने इशू किए हैं, एवरी डिटेल्स आर देयर, है ना। अब सीधे आते हैं हम क्वेश्चंस पे। First question says what is the correct sequence of the number of paper written by B, C, E, G? B ने लिखा 1 पेपर, है ना, तो ये खत्म। C ने लिखा 2, 1 के बाद 2 चाहिए, ये खत्म। फिर आया E विथ 2 पेपर, आखिरी में है G विथ 3 पेपर, तो आंसर होना चाहिए 1, 2, 2, 3, राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेपर वर रिटर्न बाय इंडियन ऑथर्स? इंडियन ऑथर कौन कौन है? इंडियन ऑथर है F, G, B और A, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 3 + 1 4 + 4 विल बी 8। तो टोटल पेपर रिटर्न बाय इंडियन ऑथर्स आर 8। आउट ऑफ 18, 8 आर रिटर्न बाय इंडियंस। ओके, ट्रू फॉल्स वाला आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? कौन सी कंडीशन है कि 100% ट्रू होगी? पहला, एवरी इशू हैड एटलीस्ट 1 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम ईच कंट्री। लेट्स सी, है ना। यहाँ पे A इंडियन है, D जापान का है, C चाइना है, यहाँ पे तो है सारी कंट्री। यहाँ पे A हो गया, D जापान का है, E चाइना का है, ये चाइना, H जापान, इनमें से कोई एक इंडियन, C हो गया चाइना, ठीक है, जापान का D हो गया और ये इंडियन है। तो दैट इज ट्रू। ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि हर जनरल में कम से कम एक मतलब तीनों कंट्री के लोग तो हैं, ठीक है। एवरी इशू हैड एट मोस्ट 2 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम ईच एरिया। हर एरिया के कम से कम 2 ऑथर आ रहे हैं। लेट्स सी, है ना। एट मोस्ट 2 मतलब कहीं पर भी 3 नहीं होने चाहिए, है ना। सो 3 वाला कौन है? लॉजिस्टिक्स वाला ही है, वहीं पे हो सकते हैं 3। लेट्स सी F, B, E, H में से कौन कौन है, ठीक है। यहाँ पे एक भी नहीं है, नहीं H है। सो H, उसके सिवा F, B, E नहीं है। यहाँ पे H है, B है, F नहीं है, और कौन बच रहा है? E भी है। तो एटमोस्ट वाली कंडीशन तो खत्म हो गई, है ना। सो एवरी इशू हैड एटमोस्ट 2 पेपर। हर इशू में मैक्सिमम 2 पेपर है, ठीक है, बाय ऑथर फ्रॉम ईच एरिया। तो ये गड़बड़ हो गया क्योंकि यहाँ पे निकल गए मेरे 3 लॉजिस्टिक्स के लोग, है ना। तो ये वाला फॉल्स है, ठीक है। तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सी कंडीशन गलत होगी? इशू हैड एटलीस्ट 1 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यानी AG,
तो देखो यहाँ पे ए है, जी ए है और जी है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है ना, मुझे फॉल्स चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी इशू हैज़ एग्जैक्टली वन पेपर बाय चाइनीज। चाइनीज देखो सी और ई वो तो हमने बांटा ही था, है ना, 2 ई और फिर सी, है ना, तो कम से कम एग्जैक्टली वन पेपर बाय चाइनीज, तो सी और ई के देखो 2 पेपर है और एक ही एक पेपर हर जनरल में आ रहे हैं, तो ये भी ट्रू है, राइट। नेक्स्ट, एवरी इशू हैज एग्जैक्टली 2 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स के एग्जैक्टली 2 है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ना, ये तो अभी हमने निकाला था कि यहाँ पे 3 है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स है ना, तो सी शुड बी गलत, क्योंकि इसके लिए अभी हमने एक आंसर निकाला था इसके पहले वाला। नेक्स्ट, फिर से फॉल्स कुछ ढूंढना है हमको, गलतियां ये कर रहे हैं, ढूंढ हम रहे हैं। चलिए, एग्जैक्टली 2 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया इन जनवरी। मैन्युफैक्चरिंग डी और सी यानी कि 2 पेपर है, ये बिल्कुल ट्रू है। देयर वॉज एग्जैक्टली 1 पेपर बाय एन ऑथर मैन्युफैक्चरिंग एरिया इन अप्रैल में डी और सी में से एग्जैक्टली एक पेपर है, डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, देयर वॉज एग्जैक्टली 1 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम लॉजिस्टिक एरिया इन अक्टूबर इशू में देखा जाए तो एफ तो है, ठीक है, फिर जी ऑटोमेशन का है, डी मैन्युफैक्चरिंग का है और सी भी मैन्युफैक्चरिंग का है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, देयर वर एग्जैक्टली, तो आंसर यही होना चाहिए। लेट्स चेक, देयर वर एग्जैक्टली 2 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया इन जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग के एक भी नहीं है, ना डी है ना सी है, राइट, तो बिल्कुल ये गलत है ना। So it says which of the following is correct sequence of the number of paper by author from automation, manufacturing, logistic respectively। सबसे पहले ऑटोमेशन में कौन कौन आता है, ए आता है और जी आता है, यानी कि नंबर ऑफ पेपर हो गए 6, है ना, तो ये तो लाइन से बाहर। ठीक है, फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग यानी कि डी एंड सी यानी कि 5, 6 एंड 5 वाला सिर्फ देयर इज ओनली 1 ऑप्शन, तो आंसर शुड बी 6, 5, 7, the total will be 18, right? So answer should be option A. Okay, so this is the second set. अभी हमने एक कर लिया ना, so we gone to second set. Given is Ganga, Kaveri, Narmada are 2 women who buy 4 raw materials, mango, apple, banana and milk, and sell 5 finished products, mango smoothie, apple smoothie, banana smoothie, mixed fruit smoothie and fruit salad. Table 1 gives the information about the raw material required to produce 5 finished products. 1 unit of finished product required, 1 unit of each of raw material mentioned in the second column of the table. यानी कि अगर मुझे मैंगो स्मूदी बनानी है तो मुझे 1 मैंगो 1 मिल्क लगेगा, वॉट एवर द क्वांटिटी इट इज। ठीक है, एप्पल अगर तो 1 एप्पल 1 मिल्क लगेगा। ठीक है, बनाना के लिए, मिक्स्ड फ्रूट के लिए, मिक्स्ड फ्रूट में देखो सारी चीजें लग रही है, मैंगो भी लग रहा है, एप्पल भी लग रहा है, बनाना भी लग रहा है, मिल्क भी लग रहा है ना, जो 4 रॉ मटेरियल है चारों के चारों यूज हो रहे हैं। फ्रूट सैलेड में मिल्क यूज नहीं हो रहा है ना, तीनों फ्रूट यूज हो रहे हैं। 1 unit of milk, mango, apple, banana cost 5 rupees, 3 rupees, 2 rupees, 1 rupees respectively। ठीक है, यानी कि अगर मेरे को मिल्क खरीदना है तो 5 रुपए का, है ना, पर यूनिट, मैंगो 3 का, एप्पल 2 का, बनाना 1 का। Each unit of finished product is sold for a profit equal to 2 times of the number of raw material used to making product. For example, apple smoothie is made with 2 raw material, apple and milk. It will be sold at profit of 4 per unit. Okay, so basically अगर मैं कॉस्ट निकालूं, है ना, तो अगर मुझे मैंगो स्मूदी बनाना है तो कॉस्ट कितनी आएगी, मैंगो का 3 रुपए, मिल्क का 5 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गई 8 रुपए बनाने की, है ना। फिर वो बेचेगी तो उसको प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट क्या है, नंबर ऑफ यूनिट, कितने यूनिट है, 2,
है ना, उसका डबल, तो 2 का डबल विल बी 4, तो वैल्यू कितनी हो गई 12। सो बेसिकली मैंगो स्मूदी कितने रुपए की बिकेगी 12 की, एप्पल स्मूदी कितने की बिकेगी 11 की, है ना, एप्पल 1 रुपए सस्ता है, राइट। ओके, बनाना स्मूदी 1 रुपए और सस्ता है 10 रुपए की, है ना। नाउ अगर मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 रुपए इसका तो रॉ मटेरियल लगा, है ना, और प्लस 4 इंटू 2 यानी कि वैल्यू हो गई 8, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 9 रुपए 19 रुपए एज इन सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। मिक्स्ड सैलेड अगर फ्रूट सैलेड बेचेंगे तो 3 + 2 + 1 यानी कि 6, है ना, प्लस 6 रुपीज प्रॉफिट क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स लग रहे हैं 3 का डबल, है ना 6, तो वैल्यू विल बी 12, ठीक है। सो दिस विल बी द सेलिंग अमाउंट एज पर द सिनेरियो। किसी को डाउट, अमाउंट कैसे निकला समझ में आ गया, ओके, ठीक है। लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल आर सोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट बिजनेस आवर ऑफ द डे फॉर अ लॉस ऑफ 1 पर यूनिट, यानी कि अगर मैं मिल्क बेचूंगी तो 4 रुपए का, है ना, मैंगो विल बी फॉर 2 रुपीज, एप्पल विल बी फॉर 1 रुपीज एंड बनाना विल बी 0, क्योंकि 1 के लॉस में फिर 0 हो जा रहा है, ठीक है, ओके। ये हो गया, ओके। द अमाउंट in rupees received from sales revenue for each woman in each of the 4 business hour of the day is given in table 2। टेबल 2 में ये बताया कि R1 में गंगा ने 23 रुपीज़ कमा लिए, है ना, कावेरी ने 19, नर्मदा ने 31, सिमिलरली R2, R3 एंड R4 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और कुछ एडिशनल फैक्ट्स है, लेट्स डू द कैलकुलेशंस। हमको ये पता है, हमको ये चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब ये 4 एडिशनल कंडीशन है टू गेट द वैल्यूज, है ना। अगर मैं कॉस्ट निकालना चाहूँ तो व्हाट विल बी द कॉस्ट, मेरी कॉस्ट कितनी आ गई थी इसकी 4, 5, अच्छा 5, 6, 7, 8 रुपये, 4 रुपये, 12 रुपये, 7 रुपये, 4 रुपये, 12 रुपये, 6, 4, हाँ 11, 10, ठीक है। ये कितना हो रहा था 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 + 8 19, ये हो रहा है 6 + 6 दैट इज 12, ठीक है। अब आते हैं हम वैल्यूज पे, ठीक है। अब मुझे कहा जा रहा है नो वन एक्सेप्ट गंगा सोल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली गंगा, है ना, गंगा भी श्योर नहीं है, पॉसिबल है कि गंगा सोल्ड एनी मैंगो स्मूदी, तो ये जो मैंगो स्मूदी है ये और कोई नहीं बेचेगा। अगर बेच सकती है तो मैंगो स्मूदी सिर्फ और सिर्फ गंगा में आ सकती है, कावेरी और नर्मदा की कंडीशन में नहीं है। तो जो 2-12 वाली वैल्यू आई थी उसमें बिल्कुल हम क्लियर है कि अगर 12 वाली वैल्यू आ रही है तो ये फ्रूट सैलेड होगा कावेरी और नर्मदा की कंडीशन में, है ना। इसकी कंडीशन में 50-50 है, इट कुड बी दिस, इट कुड बी दैट, राइट। नेक्स्ट, ईच वुमन सोल्ड ईदर 0 और 1 यूनिट ऑफ एनी सिंगल फिनिश प्रोडक्ट इन एन आवर, मतलब अगर एप्पल स्मूदी गंगा ने R1 में बेच दी है तो अब एप्पल स्मूदी नहीं बेच पाएगी, है ना। हो सकता ना बेचे, 0 इज पॉसिबल बट 2 इज नॉट पॉसिबल, 2 एप्पल स्मूदी नहीं बेच सकता कोई, है ना, या 2 मिक्स फ्रूट सैलेड एक ही आर में नहीं बेच सकता, इट कुड बी इन डिफरेंट आवर्स, है ना। R1 में एक प्रोडक्ट एक ही बार सेल होगा, हो सकता है ना सेल हो, दैट इज ओके, बट अगर हो रहा है तो एक ही बार सेल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ईच वुमन हैड एग्जैक्टली 1 यूनिट ईच ऑफ 2 डिफरेंट रॉ मटेरियल एज इन लेफ्ट ओवर। अब ये लास्ट आवर्स की बात हो गई, ठीक है। नो वन हैड एनी बनाना लेफ्ट, ये भी आखिरी, ये दोनों अपन लास्ट आवर पे जब पहुंचेंगे तब करेंगे कैलकुलेट, है ना। लेट्स डू द कैलकुलेशन। 23 किस 2 का ऐड हो सकता है, 11 और 12, 11 और 12 कैन गिव मी अ टोटल ऑफ 23, यानी कि
क्योंकि ये गंगा है तो ये मैंगो स्मूदी भी बेच सकती है, तो या तो ये मैंगो स्मूदी बेची होगी या तो ये फ्रूट सैलेड बेची होगी, प्लस श्योरली 11 यानी कि एप्पल स्मूदी सेल किया होगा क्योंकि 23 कैसे आएगा? व्हेन आई ऐड 12 to 11, भाई टोटल करना है ना, वन आउट ऑफ दीज टू 12 वाली दो वैल्यू है ना। गंगा जो है वो मैंगो स्मूदी भी बेच सकती है, फ्रूट सैलेड भी बेच सकती है, उसके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। सो 12 कोई भी एक वैल्यू होगी, 12 वाली एक 11 वाली होगी, सो डैट शी गेट द टोटल ऑफ 23। ठीक है, नेक्स्ट कावेरी ने 19 रुपए का कोई एक ही सामान बेचा है, फिर तो ये है मिक्स्ड फ्रूट। ठीक है, मजा आया। ओके 31 कैसे आ सकता है टोटल? आई एम एडिंग 19 to 12 है ना, 19 plus 11 will give me 30 है ना, बट मुझे 31 चाहिए, तो आई एम एडिंग 19 to 12, तो 12 का मैंगो स्मूदी बाकी सबके लिए कैंसिल है, तो डेफिनेटली ये फ्रूट सैलेड बेचेगा, प्लस 19 का क्या होगा? सेम आइटम नहीं होना चाहिए, सेम आइटम नहीं होना चाहिए, 2 से हाँ, तो 19 और 31 और कैसे बन सकता है बताओ? नहीं हो सकता ना, 31 कैसे बनेगा? 10 11 नहीं कर सकते हम। ठीक है, सो 31 इज पॉसिबल ओनली विथ 11 19 एंड 12 है ना। कोई 3 प्रोडक्ट तब होता है जब मेरे पास 10 10 11 रखते, लेकिन 10 में 2 बार नहीं रख सकती, मैं एक ही बार रख सकती हूँ है ना, कोई भी प्रोडक्ट रिपीट नहीं हो सकता है ना, सो दैट इज द ओनली वैल्यू पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट R2 में आते हैं 21 इज पॉसिबल विथ 10 एंड 11 ओनली है ना, 11 यानी कि एप्पल स्मूदी प्लस 10 यानी कि बनाना स्मूदी। ठीक है, 22 कैसे बनेगा? 12 प्लस 10 है ना, 12 प्लस 10 यानी कि मैंगो तो नहीं हो सकता, ये होगा फ्रूट सैलेड प्लस 10 वाला बनाना स्मूदी। ठीक है, 21 कैसे बन सकता है? अगेन यही है ना, 10 और 11 यानी कि एप्पल स्मूदी एंड बनाना स्मूदी। ठीक है, नेक्स्ट 29 कैसे बन सकता है? 10 प्लस 19 है ना, 10 यानी कि बनाना स्मूदी प्लस 19 यानी कि मिक्स्ड फ्रूट। ठीक है, 30 कैसे बन सकता है? 19 प्लस 11 दैट्स द ओनली ऑप्शन, 19 यानी कि मिक्स्ड फ्रूट एंड 10 यानी कि बनाना स्मूदी। अच्छा 10 प्लस 11 है ना, 19 प्लस 11। ओके 23 कैसे बनेगा? 12 एंड 11 होगा, 12 एंड 11 ही होगा, लेकिन इसमें मैंगो स्मूदी नहीं हो सकता, तो दैट विल बी फ्रूट सैलेड प्लस कितना था? एप्पल स्मूदी। राइट, हाँ जी। अब आते हैं हम लास्ट क्लास में, तो ये पढ़ लेते हैं अब जो हमारी थर्ड वाली कंडीशन थी। नो वन हैड एनी बनाना लेफ्ट, बनाना नहीं बचा यानी कि 0 वाला अमाउंट नहीं आ सकता, तो वी हैव लेफ्ट, यही 3 ऑप्शन है ना, और इनको 1 रुपये कम में बेचा जाएगा, तो मिल्क बेचा जाएगा 4 रुपये का, मैंगो बेचा जाएगा 2 रुपये का, एप्पल बेचा जाएगा 1 रुपये का, एज पर द कंडीशन। ठीक है, एडिशनली ईच वुमन हैड एग्जैक्टली 1 यूनिट ईच ऑफ 2 डिफरेंट रॉ मटेरियल, 2 अलग अलग, मतलब इट कुड बी 1 मिल्क 1 मैंगो, इट कुड बी 1 मिल्क 1 एप्पल, इट कुड बी मैंगो एप्पल है ना, कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई 2 लेफ्ट ओवर उसके पास बचेंगे। ठीक है, तो ये 30 उसने कैसे कमाए? सेल प्लस लेफ्ट ओवर सेल, लास्ट ईयर में वो लेफ्ट ओवर भी बेच के चली जाएगी,
राइट तो उसने क्या किया होगा, जो भी ये सेल हुआ होगा प्लस लेफ्ट ओवर भी सेल किया होगा. व्हाट आर द ऑप्शंस वी कैन हैव, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. मिल्क एंड मैंगो मिला के 6 रुपए कमा सकते हैं, या फिर मिल्क एंड एप्पल मिला के आई कैन गेन 5 रुपीज, और मैंगो एंड एप्पल को मिला के आई कैन गेन 3 रुपीज. राइट अब अगर मैं इसका देखूं 30, अगर मैं 30 में -6 करती हूँ तो वैल्यू आती है 24. क्या 24 इज पॉसिबल? बिल्कुल इस कंडीशन में पॉसिबल है, क्योंकि ये तो मैंगो स्मूदी और फ्रूट सैलेड बेच सकती है. राइट इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डैट इज पॉसिबल. 30 तो पॉसिबल है बिकॉज 24 इसके लिए वेरिएबल इज अवेलेबल है ना. बाकी सबके लिए 24 इज नॉट पॉसिबल, बट इसके लिए पॉसिबल है क्योंकि ये 12-12 वाले दोनों प्रोडक्ट बेच सकती है. हाँ बोलो बोलो. हाँ तो वो एक मैंगो स्मूदी बेचेगी और एक फ्रूट सैलेड बेचेगी. नहीं नहीं वो R टू R चेंज होता जा रही है चीजें. वो एक R के लिए है कि एक सामान नहीं बेच सकती, सेम फिनिश्ड प्रोडक्ट. ईच वुमेन सोल्ड ईदर 0 और 1 यूनिट ऑफ एनी सिंगल फिनिश्ड प्रोडक्ट इन 1 hour. है ना, रॉ मटेरियल से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रॉ मटेरियल एनफ है, वो बेच के जा रहे हैं वापस. ठीक है, दे हैव इनफ रॉ मटेरियल. प्रॉब्लम है कि फिनिश प्रोडक्ट एक से ज्यादा नहीं बेचेंगे. राइट ओके सो इस कंडीशन में 24 इज पॉसिबल बाय 12 एंड 12, क्योंकि इसके लिए दोनों 12 अवेलेबल है गंगा की कंडीशन में. अगर मैं यहाँ पे करूँ 30 - 5 तो वैल्यू आई 25. इज इट 25 इज पॉसिबल? नहीं. By adding any of the two value I cannot get 25 है ना, मेरे को 23 मिल सकता है ना. इस कंडीशन में 24 भी मिल सकता है, बट 25 कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, क्या मैं 30 - 3 करके 27 एज इन वैल्यू रख सकती हूँ? कोई दो वैल्यू का एडिशन 25, 15, 12 ऐसी कोई वैल्यू है नहीं है ना. 16, 11 वैल्यू नहीं है ना. 10 और 17 ऐसी वैल्यू भी नहीं है. सो आई कैन नॉट हैव दीज टू एज एन ऑप्शन. सो डेफिनेटली 12 + 12 है ना. तो इसने क्या किया होगा, इसने एक मैंगो स्मूदी बेची होगी और एक उसने फ्रूट सैलेड बेचा होगा, प्लस उसने क्या बेचा है 6 रुपए, यानी कि उसने एक मिल्क और एक मैंगो एज इन लास्ट में सेल किया होगा. किसी को डाउट? क्योंकि मेरे पास जगह लिमिटेड है, मैं मिटा दूंगी. हाँ लास्ट में बनाना एज लेफ्ट ओवर. लेफ्ट ओवर मतलब जो आखिरी में वो 1 रुपए कम में बेच रहे हैं है ना. रॉ मटेरियल एज बनाना नहीं बचा है ना. बेसिकली जिसकी वैल्यू 0 हो गई है उस वैल्यू को एज इन सेल ऑप्शन में हमारे पास है भी नहीं है ना. तो लेफ्ट ओवर क्या है, जो ये सिंगल है जो लास्ट आवर्स में बेच रहा है उसको कहा गया है लेफ्ट ओवर. ठीक है, अभी क्लियर है? आगे बढ़े. सेम प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता. हाँ मतलब आई कैन नॉट सेल, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ मैंगो स्मूदी एंड मैंगो स्मूदी नहीं बेच सकती. राइट लाइक दैट. ओके कमिंग टू 27. अब अगर मेरे पास 6, 5 एंड कितना था 3, वैल्यू तो यही रहेगी. ठीक है, 27 - 6 करें तो 21. दैट इज पॉसिबल, हमने बहुत सारी चेक की हुई है. ठीक है, 27 - 5 करें तो 22. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल है ना. 27 - 3 is 24. This is not possible in the case of Kaveri because Kaveri is not allowed to sell mango smoothie है ना. So कावेरी की कंडीशन ने तो फंसा दिया हमको है ना. कावेरी की पहली कंडीशन क्या हो सकती है 21 यानी कि 10 + 11 यानी कि वैल्यू वो क्या बेच ले, एप्पल स्मूदी एंड बनाना स्मूदी है ना. दैट विल गिव मी 21 है ना. तो 6 उसमें क्या बेचा होगा उसने, मिल्क एंड मैंगो. राइट एक कंडीशन ये है. दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली 22 वाली,
22 कैसे आएगा? 10 और 12, राइट? सो डेफिनेटली फ्रूट सैलेड एंड बनाना स्मूदी प्लस 5 कैसे आएगा? मिल्क एंड एप्पल, राइट? बोथ द कंडीशंस आर पॉसिबल. ओके, कमिंग टू नर्मदा. ठीक है, नर्मदा के लिए भी हमारे पास वही है, 6, 5 और 3 का ऑप्शन है बचे हुए लेफ्ट ओवर का कॉस्ट. कमिंग टू 22 में से अगर 6 गया, वी आर लेफ्ट विथ 16 ना. ठीक है, 22 माइनस 5 17, 22 माइनस 3 ये 19 है, ये 18 होगा ना, और ये 16 होगा. ठीक है, ठीक है. -22 -18 19 20 21 22 23, ये 17 है, ये 16 है और ये 19 है. ये सही है 19? हाँ, ओके. चलिए, अब 19 यानी कि उसने एक ही सेल किया होगा, दैट इज पॉसिबल. 17 16 तो आउट ऑफ द स्टोरी हो गया, तो ये तो कहानी में ख़त्म. इसने 19 का एक अमाउंट बेचा होगा, वो होगा मिक्स्ड फ्रूट प्लस 3 यानी कि एक मैंगो और एक एप्पल. सो ये उसकी मेरी टोटल सेल्स की कहानी है ना. दीज आर द टोटल पॉसिबल सेल्स. यही होगा कि कहीं पर भी किसी को भी डाउट नहीं. सो अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो मैंने ये सारी वैल्यूज, हाँ, उसके पास एक है, इसके पास 2 ऑप्शन है. इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये या तो ये. वो स्मूदी नहीं बेचेगी, रॉ मटेरियल रखी, कोई खरीदने नहीं आया उसके पास, तो क्या करेगी बेचारी? बेच देगी आखिरी में. ये हमारा टेंशन नहीं है. हमारा टेंशन है उसके पास क्या बचा है और क्या बेच के जा रही है और क्या बेच नहीं सकती. क्या था, क्या लेके आई थी, क्या लेके जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है, राइट? वो गंगा कावेरी नर्मदा का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो हमने कर लिया है करीब करीब. चलिए, what best can be concluded about the number of fruit salad sold in first hour? ठीक है, फ्रूट सैलेड फर्स्ट आवर में कितना बिचा होगा? 1 2. तो इधर 1 और 2 होना चाहिए, क्योंकि इसके पास तो ऑप्शन है ना. वो 1 तो श्योर है, सेकंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो आंसर होना चाहिए इधर 1 और 2. या तो 1 होगा या तो 2 होगा. एग्जैक्टली 2 नहीं हो सकता, एग्जैक्टली 1 नहीं हो सकता. क्लियर है? ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू? पक्का है कि सही होगा. ठीक है, गंगा डिड नॉट सेल एनी लेफ्ट ओवर मैंगोज. गंगा ने मैंगो सेल नहीं किया था. मैंने मैंगो 2 रुपए का है ना, बस इतना पता है तो हो जाएगा काफी. ठीक है, सो मैंगो तो बेचा है उसने, है ना, तो ये तो गलत है. ठीक है, नेक्स्ट, गंगा डिड नॉट सेल लेफ्ट ओवर एप्पल. ट्रू, क्योंकि उसने मिल्क एंड मैंगो बेचा है ना. एप्पल 1 रुपए का था. ठीक है, नर्मदा सोल्ड 1 यूनिट ऑफ लेफ्ट ओवर मिल्क. ये गलत है. कावेरी सोल्ड 1 यूनिट ऑफ लेफ्ट ओवर मैंगो. हाँ भी और नहीं भी, है ना. तो नेसेसरीली ट्रू डेफिनेटली यही होगा कि गंगा ने कोई भी एप्पल नहीं बेचे थे, राइट. डेफिनेटली ट्रू कंडीशन. नाइस. ओके, what best can be concluded about the total number of unit of
मिल्क द 3 वुमेन हैड इन द बिगनिंग, है ना, मतलब टोटल गिन लो जितने मिल्क बिके हैं वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ स्मूदी आएगा, है ना, वहाँ पे मिल्क आएगा। साथ ही साथ मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी, है ना, मतलब MF की कंडीशन में भी आएगा, लेकिन फ्रूट सैलेड, है ना, यानी कि FS में मिल्क नहीं होगा। तो जहाँ पर भी FS होगा वहाँ पे हम मिल्क नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं सिर्फ गंगा की कंडीशन 1 by 1 हम जाते हैं, ठीक है। अगर मैं गंगा की कंडीशन देखूं, ठीक है, तो हो सकता है ये हो और हो सकता है ना हो, है ना। एक बार हम लेते हैं ना हो तब कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें से एक होगा 7, ठीक है, और यहाँ पे एक बिका है 8, या तो 8 या तो 9, नहीं या तो 7। अगर यहाँ पे मिक्स्ड ये नहीं होता तो ये होता, इसमें नहीं आएगा, है ना। सो इधर 8 या 7, 1 out of 2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, मिक्स्ड फ्रूट में आएगा 1 2, फ्रूट सैलेड नहीं आएगा 3 4 5 6, एक सेकेंड ना, फ्रूट सैलेड में नहीं आएगा ना, तो यहाँ की कंडीशन में एक सेकेंड देखो, इसकी दो में से कोई एक कंडीशन होगी, है ना। एज पर कंडीशन देखा जाए तो 1 2 3 4 5, 5 तो फिक्स है ना, 6 हो भी सकता है, ये दो में से कोई एक होगा ना। हाँ, और ये भी है, या तो 6 या तो 7, है ना। ले लिए ना, ये दो में से कोई एक ही सही होगा ना, या तो इसके साथ ये बेचेगा या तो इसके साथ ये बेचेगा। एक कंडीशन में बना मिल्क लगेगा, एक में नहीं लगेगा, है ना। तो कंडीशन या तो 6 या तो 7 की आ रही है, ठीक है। अब आते हैं इसमें, ठीक है, मिक्स्ड फ्रूट में लगेगा, फ्रूट सैलेड में नहीं लगेगा। एप्पल स्मूदी, बनाना स्मूदी, एप्पल स्मूदी, ये फ्रूट सैलेड नहीं लगेगा, मिक्स्ड फ्रूट लगेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये तो एकदम फिक्स्ड आया है ना। तो देखो अब मेरे पास कंडीशन क्या हो सकता है, 5, छोटी छोटी वैल्यू लेते हैं, 5 6 और 7, तो कितना हो गया, 5 + 6 11, 11 + 7 विल बी, नहीं कुछ तो गड़बड़ किया ना, 5 + 6 हो गया 11, 11 + 7 18, है ना। एक प्रोबेबिलिटी हो गई 18, ठीक है। 5 के साथ 7 अगर लिया तो 5 + 7 हो गया आपका 12, 12 प्लस बेसिकली 18 19 और 20, 3 वैल्यू हो सकती है ना। 5 के साथ 7 और 6 और 7 ले लिया तो 18 हो गया, 5 के साथ 7 और 7 ले लिया तो 14 + 5 विल बी 19, और अगर +8 कर दिया तो मतलब 8 वाला ले लिया तो 20। तो ये तीनों प्रोबेबल ऑप्शन है, तो आंसर शुड बी 18 या 19 या 20, राइट। सो आंसर शुड बी 18 19 और 20। ये थीटा है यानी कि फिक्स्ड आंसर आएगा। If it is known that 3 leftover unit of mango were sold during the last business hour of the day, ठीक है, अगर मुझे पता चलता है कि आखिरी में 3 मैंगो बेचे गए हैं, ठीक है, तो एक मैंगो तो इधर बिका, यानी कि इस कंडीशन से ये वाली कहानी खत्म, क्योंकि यहाँ पे भी मैंगो बिका और यहाँ पर भी मैंगो बिका, है ना। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फिक्स हो गई और ये वाली कंडीशन कैंसिल हो गई एज पर द मैंगोज कंडीशन, ठीक है। हाउ मेनी एप्पल स्मूदी वर सोल्ड, तो एप्पल स्मूदी कितनी बिकी थी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो देयर वर टोटल 6 एप्पल स्मूदी सोल्ड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स,
कौन सा? हाँ तो ये तो इस क्वेश्चन के लिए कंडीशन है ना, अगर ये मेरे को पहले दे देता तो हम 2 कंडीशन बना के ही नहीं चलते, बट ये तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए कंडीशन है कि मैंगो नहीं, मैंगो तीनों में लेफ्ट ओवर बिका था, तो अगर बिका था तो अगर आपने ये 2 कंडीशन नहीं बनाई होगी तो फंसोगे भी, राइट? बहुत सारी जगह फंसोगे फिर तो। ओके, कमिंग टू द थर्ड सेट। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो, नहीं तो सेकंड कंडीशन आपको पता है, चक्रव्यूह है, फंस जाओगे। ठीक है, ओके। A B C D E F G आर 7 पीपल इन अ टाउन। ये 7 लोग हैं, एक ही टाउन में रहते हैं। ठीक है, एनी पेयर ऑफ देम कुड ईदर बी स्ट्रेंजर, एक्वाइंटेंस और फ्रेंड्स। All relationship are mutual. For example, if Amuda is friend of Bharatan, then Bharatan is also friend of Amuda. Similarly, if Amuda is stranger to Bharatan, then Bharatan is also stranger to Amuda. मतलब mutual चलेगा, ऐसा नहीं कि मैं इसकी दोस्त हूँ और ये बोले कि नहीं ये मेरी दोस्त नहीं। ठीक है, तो मैं अगर बोल रही हूँ ये मेरा फ्रेंड है तो ये भी बोलेगा कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ, है ना भाई? अपन दोनों आज से फ्रेंड, गलत कोई नहीं बोलेगा, शादी हो गई मेरी। ठीक है, ओके और ये मेरे से कम 15 साल छोटा है। ठीक है, तो पॉइंट इज कि सारा कंडीशन जो चलेगा वो क्या चलेगा? म्यूचुअल चलेगा। मतलब अगर मैंने ए को बी का फ्रेंड बनाया तो बी ए का फ्रेंड भी बन जाएगा, है ना? विल बी, अगर एक को हमने नोट किया तो अगले को अपने आप नोट कर देंगे, है ना? एक की कंडीशन जहाँ लिखी वैसी दूसरी की। जब मैं तेरे स्ट्रेंजर ऐसी बनूंगी ना, नफरत हो जाएगी तेरे को मेरे से, बात मत करना। मैं यहाँ बोल रही हूँ, वो पीछे से लगी फ्रेंड है क्या? Partial information about the number of friends, acquaintances, strangers of each of these people among them is given in the table below. है ना? तो अगर मैं इससे कुछ निकाल सकूं तो ये बोल सकती हूँ कि देखो अमुदा के ये 6 लोग होंगे। अमुदा अपने आप से दोस्ती दुश्मनी तो नहीं करेगी ना, वो उसने अपने आप को छोड़ दिया, तो अमुदा के लिए ये 6 रिलेशंस निकलेंगे, है ना? तो अगर 4 स्ट्रेंजर है, 1 एक्वेंटेंस है, तो 1 फ्रेंड हो जाएगा उसका फॉर श्योर। हर किसी के लिए 6 रिलेशंस निकलेंगे ईच पर्सन। ठीक है, और किसी का हम निकाल सकते हैं 3 2, तो यहाँ पे 1 आएगा। और कुछ हम कर सकते हैं नहीं, दिस मच हम जो अभी कर सकते हैं फिलहाल में, है ना? नाम अभी मुझे नहीं पता, कुछ कंडीशन मेंशन है, हम आगे चलते हैं और फिर उस कंडीशंस को लेके ड्रॉ करते हैं हमारी कंडीशन। ओके, इट सेज अमुदा, भरतन, चंद्रन आर म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स। ये तीनों म्यूचुअली एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स है। तो अमुदा अपने आप से तो स्ट्रेंज नहीं हो सकती, लेकिन बी और सी से वो स्ट्रेंजर है ना? बी ए और सी से है, सी ए और बी से है। यस, यही होगा भाई, ये तीनों आपस में म्यूचुअली स्ट्रेंजर्स है ना? तो ये सब डन, अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। आगे, अमुदा, दिनेश, फैनी आर एजीज फ्रेंड। एजी के 3 फ्रेंड है, कौन कौन? ए, डी एंड एफ। ठीक है, तो ए की फ्रेंड कौन हो गई? ई। डी की फ्रेंड कौन हो गई? ई। एफ की फ्रेंड कौन हो गई? ई। होगा? एफ की फ्रेंड ई होगी ना, एफ की फ्रेंड एफ नहीं हो सकती, है ना? मैं अपने आप से दोस्ती नहीं करती हूँ। ठीक है, ये दोनों डन, मेंशन्ड इन द कंडीशन। नेक्स्ट, चंद्रन एंड गोवर्धनम आर फ्रेंड्स, सी और जी। तो सी का फ्रेंड है जी, जी का फ्रेंड है सी, है ना? म्यूचुअल फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी फ्रेंड ऑफ अमुदा इज एक्वेंटेंस फॉर भरतन। ठीक है, तो जो अमुदा का फ्रेंड होगा वो भरतन का एक्वेंटेंस होगा, एंड एवरी एक्वेंटेंस ऑफ भरतन इज फ्रेंड ऑफ अमुदा। बात तो वही है। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी फ्रेंड ऑफ भरतन इज एक्वेंटेंस फॉर अमुदा एंड एवरी एक्वेंटेंस ऑफ अमुदा इज भरतन ऑफ फ्रेंड, है ना? सो अगर ये 1 1 है तो यहाँ पे उसको 4 लोग मिलने वाले भरतन को।
भाई ये 1 1 हो गया, तो बचे हुए 4 विल गो टू द स्ट्रेंजर्स कैटेगरी, राइट। अब और क्या निकाल सकते हैं, सोचो सोचो क्या निकाल सकते हैं। इसका तो ये 1 ही है, ये 1 होना था, ये 1 होना है, ये 1 होना है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 4 है, 4 है, 2 है, 1 है, 2 है। हाँ जी, क्या कर सकते हैं बताओ। सी का क्यों, कैसे, काय को? हाँ तो और लोग आ सकते हैं अभी, मैं बहुत सारे लोग को अभी बुला के बैठाऊंगी, देखना तू। हाँ, ई में तो उसके 3 फ्रेंड आ चुके हैं, है ना, एक स्ट्रेंजर है, बट एक्वेंटेंस का नंबर नहीं दिया ना कि मैं फाइनल कर सकूं। सोचो 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 सोचो, भरतन का कोई एक ला सकते हैं हम, कौन हो सकता है एक फ्रेंड, भरतन का फ्रेंड। देखो जी अब किसी की फ्रेंड नहीं हो सकती, है ना, जी किसी की भी फ्रेंड और नहीं हो सकती, है ना, तो भरतन के लिए सी कैंसिल, ए उसका पहले ही दुश्मन है ना, सी दुश्मन है, ठीक है। भरतन के लिए अब देखो, ठीक है, ठीक है, सी और जी आपस में दोस्त है, ठीक है। चंद्रन इज गोवर्धनम फ्रेंड, चंद्रन जो है वो गोवर्धनम का फ्रेंड है, ठीक है, ओके। एजी में बी आ सकता है, एफ में सिर्फ एक ही होना था, यहाँ पे एफ भी नहीं आ सकता, टी, ठीक है। और क्या, ई का नहीं पता, देखो ए खत्म, सी खत्म, डी प्रोबेबल है, ई का भी आर एजीज फ्रेंड, जी नहीं हो सकता, ठीक है। अब बचा सिर्फ डी और ई, है ना, और ई हो नहीं सकता बिकॉज एजी के ये 3 फ्रेंड है ना, तो बचा कौन, डी, तो डी विल बी फ्रेंड ऑफ गोवर्धनम, क्योंकि एक ही फ्रेंड है उसका, जो इसका फ्रेंड है वो इसका एक्वेंटेंस है, राइट। अच्छा यहाँ पे ई भी नहीं हो सकता था बिकॉज ई इज ऑल्सो एन एक्वेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, राइट, मैं वो लिखना भूल गई थी। बाय दिस कंडीशन इसके लिए सब खत्म हो गए थे, बचा उसके पास कौन था, डी। अब इन दोनों कंडीशंस में देखो, मेरे पास ए के पास बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, बचा कौन, एफ जी, है ना, सो एफ और जी का ए स्ट्रेंजर है ना, बी के साथ भी यही होगा, ए आ गया, बी नहीं आ सकता, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ एंड जी, तो बी भी इनके लिए स्ट्रेंजर है, ठीक है। अब गोवर्धनम के लिए 2 स्ट्रेंजर्स आ गए, बचे हुए सब उसके एक्वेंटेंस हो जाएंगे, है ना, गोवर्धन के लिए ए खत्म, बी खत्म, सी खत्म, बचा कौन, डी, ई एंड एफ, ठीक है। सो डी के लिए गोवर्धनम एक्वेंटेंस है, ई के लिए एक्वेंटेंस है और एफ के लिए भी एक्वेंटेंस है, होगा भाई, जो यहाँ आएगा वो ऊपर भी जाएगा, ठीक है, ओके। अब क्या क्या हो गया हमारा, दिनेश के लिए, हाँ दिनेश का फ्रेंड है भरतन, तो इसका फ्रेंड है ना, और दिनेश के लिए ए एक्वेंटेंस है, ए एक्वेंटेंस, ठीक है। अब दिनेश के लिए 2 इधर बचे हुए 2 उधर जाएंगे, तो डी के पास ए आ गया, बी आ गया, सी बचा है, ठीक है, अरे डी, हाँ तो डी उधर जाएगा ना, ई आ गया, एफ बचा है, तो एफ उसके लिए हो जाएगा स्ट्रेंजर, और इसके लिए कौन है, ये किसके लिए बात चल रही है अभी, डी के लिए, इसके लिए हो जाएगा डी स्ट्रेंजर,
राइट भाई, वैसा वर्षा चलेगी ना कंडीशन, ठीक है। और कौन हो गया, एजी के लिए 4 आ चुके हैं, एजी का ए हो गया, बी नहीं लिखे है ना, एजी का बी कौन है, एक्वेंटेंस है ना, एक्वेंटेंस है भाई, एजी के लिए एक्वेंटेंस है ना भरतन, है ना, तो भरतन के लिए एजी होगा, ठीक है। सो एजी के लिए कौन कौन आ चुका, ए आ गया, बी आ गया, सी बचा है, तो सी विल बी स्ट्रेंजर, ठीक है। तो सी के लिए कौन स्ट्रेंजर हो जाएगा, एजी, ई, ठीक है। तो मेरी इस कंडीशन में सब आ गए, ए आ गया, बी आ गया, सी आ नहीं सकता, डी आ गया, ई आ गया, एफ बचा है, सो एफ एक्वेंटेंस, तो यहाँ पे सी विल बी, ओए ओए, हाँ एफ सी, मैं जी में चली गई थी, ठीक है, हो गए सब। यहाँ पे 1 2 3 4 4 5 6 4 5 6 4 5 6 2 2 4 2 6 3 2 5 और 1 6 3 3 6 हो गया, सारे डन, सब आपस में जुड़ गए एक दूसरे के साथ। सो एक क्लियर इमेज, हु आर गोवर्धनम एक्वेंटेंस, जी के एक्वेंटेंस कौन कौन है, डी ई एंड एफ, तो डी ई एफ, दिनेश, एजी एंड फनी। नेक्स्ट, which of these share the same type of relationship, सेम रिलेशनशिप होना चाहिए ना, अमुदा और गोवर्धन, अमुदा और गोवर्धन क्या है, स्ट्रेंजर्स, है ना, एजी और फेनी क्या है, एजी एंड फेनी आर फ्रेंड्स, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, सेम रिलेशन होना चाहिए। बी एंड सी, बी सी का क्या है, स्ट्रेंजर है, ठीक है। डी और ई आपस में फ्रेंड्स है, नहीं चलेगा। सी एंड सी ई का क्या है, स्ट्रेंजर, ठीक है। डी और जी का क्या है, एक्वेंटेंस, नहीं चलेगा। भरतन एंड एजी, बी एंड ई आर एक्वेंटेंस, है ना। एफ एंड जी आर ऑल्सो एक्वेंटेंस, है ना। सो ये दोनों का रिलेशन एग्जैक्टली सेम है, बोथ आर एक्वेंटेंस टू ईच अदर। हु इज एन एक्वेंटेंस टू अमुदा, अमुदा से एक्वेंटेंस में है दिनेश। हु इज एन एक्वेंटेंस टू चंद्रन, चंद्रन का एक्वेंटेंस है एफ, फनी। ओके, I think this is the last question of this set. How many friends does Azzy have? Azzy has 3 friends. ठीक है. How many people are either a friend or friend of a friend Azzy? ठीक है. Azzy के friend कितने हैं? 3. ठीक है. 3 तो friends हो गए. प्लस A का friend कौन है? D, जो उसका ऑलरेडी फ्रेंड था. ठीक है. D का फ्रेंड कौन है? E and B, है ना. तो E and B जुड़ गया, यानी कि 2. ठीक है. एफ का फ्रेंड कौन है? ई, तो ई ऑलरेडी आ चुका है, तो आंसर शुड बी 5, है ना. फ्रेंड का फ्रेंड भी चलेगा, है ना. तो अगर मैं नाम लिखूं तो इसके फ्रेंड है ए, डी एंड एफ, है ना. अब ए, डी, एफ है किसके? एजी के ना. नाउ ए का फ्रेंड कौन है? ई, तो ये दोनों आपस में फ्रेंड है. डी का फ्रेंड कौन है? ई एंड बी, तो ई और बी भी उसके फ्रेंड हो गए. ठीक है. एफ का फ्रेंड कौन है? एफ का फ्रेंड है ई, तो ई इज ऑलरेडी हियर, तो 5 ही लोग हैं. हाँ हाँ, ई अपने ही फ्रेंड कैसे होगा? करेक्ट, तो 4. आंसर शुड बी ई का फ्रेंड नहीं होगा ना, है ना. 4, अरे ई का फ्रेंड नहीं होगा ना. ई, ये ई नहीं हो सकता उसका फ्रेंड, है ना. तो देयर वुड बी 4. लास्ट क्वेश्चन. अरे ये बहुत आसान है, सच में आसान है.
अरे खत्म कर लो ना यार, क्वेश्चन समझा देती हूँ, कर लोगे, लिटरली कर लोगे। कराई दूंगी, हाँ समझा दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ, तुम लोग को अपने आप बन जाएगा, कुछ नहीं प्लस माइनस करना, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन अगर तुमने ग्राफ समझ लिया तो। अच्छा तुम लोग मेरे को 10 मिनट दे दो, इट्स 1:45, गिव मी टिल 1:55, 10 मिनट दे सकते हो, 10 मिनट टोटल 10 मिनट्स। अरे हाँ बोलो, कोई ऑप्शन नहीं है। चले स्टार्ट करते हैं ना। हॉरिजेंटल बार, जो ये हॉरिजेंटल बार है, कंप्लीट बार, द हॉरिजेंटल बार इन द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स 2020 एग्रीगेट सेल इन रुपीज मिलियन ऑफ अ कंपनी फॉर डिफरेंट सब कैटेगरीज ऑफ इट्स प्रोडक्ट। द टॉप 4 सब कैटेगरीज, यानी कि ये वाला यहां तक है ना, बिलोंग्स टू फर्नीचर, ये है फर्नीचर, ठीक है। द बॉटम 4 प्रोडक्ट सब कैटेगरीज एसेसरीज से जो स्टार्ट हो रहा है, दीज कम इनटू द कंडीशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ठीक है। जो वाइल ऑल अदर प्रोडक्ट सब कैटेगरीज ऑफिस सप्लाईज, ये वाला जो है ये है ऑफिस सप्लाई। बात नहीं करो ना, फिर मैं 5 मिनट बढ़ा दूंगी वरना, ठीक है। तो दिस विल बी ऑफिस सप्लाईज, ठीक है। सो ये 4 जो होगा वो कैटेगरी में आएगा फर्नीचर, देन ऑफिस सप्लाईज, और लास्ट के 4 विल बी टेक्निकल समथिंग, कुछ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद मेरे पास दिया हुआ है फॉर ईच ऑफ द सब कैटेगरी देयर इज अ वर्टिकल लाइन। ये लाइन नजर आ रही है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये जो वर्टिकल लाइन्स है, ठीक है, these are vertical line indicating the sales corresponding to the sub category 2019। तो 2019 का वैल्यू किससे मिल रहा है, लाइन से, और 2020 का वैल्यू किससे मिल रहा है, ग्राफ से। सिर्फ ये समझ में आ गया, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस है, डायरेक्टली क्वेश्चंस। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ये जो लाइन्स है ना, ये वाली लाइन है ना, ये 2019 की वैल्यू है, ठीक है। और जहां तक बाहर गया है वो 2020 की वैल्यू है। मतलब अगर मैं बुक केसेस के लिए वैल्यू देखूं तो करीब करीब वैल्यू कितनी चली गई, 2.7, ये वैल्यू होगी 2020 की, है ना। लेकिन अगर ये वैल्यू देखूं तो करीब करीब कितनी है, 1.9, ये कब की है, 2019 की, है ना। तो जो लाइन की वैल्यू निकालेंगे वो 2019 की वैल्यू होगी, जो ग्राफ देखेंगे वो 2020 होगा। ग्राफ समझ में आ गया। अब सोचो आपके लिए ग्राफ कितना आसान है। जो जो बोलते हैं ना मेरे को रोज कि डीआई कठिन होती है, भगवान से मनाओ कि डीआई तुम लोगों को बन जाए, क्योंकि डीआई इज अ क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चंस आर वेरी इजी। द टोटल सेल्स इन मिलियन इन 2019 फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज का है, शुरू के 4 छोड़ दो और आखिरी के 4 छोड़ दो, ये चारों की वैल्यू का एडिशन निकालना है। सो जो कैट के पेपर में एडिशन निकालोगे और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, क्लोजेस्ट टू द, और एग्जैक्ट नहीं आनी है, क्लोज अराउंड होना चाहिए। मतलब 1/8 डेसिमल का ऊपर नीचे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। वैल्यू भी उसने देखो ऑलमोस्ट गैप कर दिया, 18, 16.5, 13.5, 12.5 मिनिमम एक, यानी कि 0.10 तक का डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो, 0.5, 0.6 का तो कर ही सकते हो, ठीक है। चलो लेट्स डू द वैल्यूज। अगर मैं इसकी देखूं तो वैल्यू 3.5 से थोड़ी ज्यादा है ना, लेट्स कंसिडर 3.6, ठीक है। इसकी वाली वैल्यू 0.5 से थोड़ी कम, लेट्स सपोज 0.4, ठीक है। ये वाली वैल्यू थोड़ी कम है, 1.8, 1.9, 8 मान लेते हैं, चलो ठीक है। हम 1/8 डेसिमल गड़बड़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया। ये वाली वैल्यू देखो इससे थोड़ी सी कम है ना, 0.03 तक कर लेते हैं। अगर वो 0.4 लिया, ये 0.3 ले लेते हैं। ये और कम है,
इसको हम मान लेते हैं 0.1, ठीक है। ये वाली वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा 0.2 मान लेते हैं, ठीक है। इसकी वाली वैल्यू कहाँ है? एग्जैक्टली 1.5 मिल गई है बेचारी उसी में। स्टोरेज की वैल्यू कहाँ तक चली गई मेरी? करीब करीब 4.3 तक, ठीक है। सप्लाईज की वैल्यू करीब करीब 1.1 तक होगा। When I add the value 6 plus 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 32, 33, 3 carry. This will be 6, 7, 8, 12, 13. 13.3 के आसपास कैन बी रिटर्न एज 13.5। मैंने बोला था ना थोड़ा बहुत क्लोजेस्ट उसने खुद लिख के बोल दिया भैया कि क्लोजेस्ट बता दो, तो आंसर करीब करीब 13.5। कुछ मैंने भी ऐसी अप्रॉक्स में ही वैल्यू रखी है, ठीक है। नेक्स्ट, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ऑफ फर्नीचर कैटेगरी। फर्नीचर कैटेगरी कौन सी है? ये 4, ठीक है। फ्रॉम 2019 से 2020 इज क्लोजेस्ट टू द, मुझे टोटल निकालना है 2019 का, 2020 का, और फिर परसेंटेज चेंज निकालना है। ये तो सबको आता है ना। लेट्स डू द वैल्यू। लेट्स पहले देखते हैं 2020 की वैल्यू। 2020 की वैल्यू यहाँ पे चली गई है कितनी? 2.2 मान लेते हैं। 2.2, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा चल जाएगा, परसेंटेज में बहुत ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे मेरी वैल्यू कहाँ तक चली गई? 7, ठीक है। यहाँ पे मेरी वैल्यू चली गई है 2.1 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे मेरी वैल्यू चली गई है 4.5। सो व्हाट विल बी द वैल्यू? 5, 6, 7, 8, ठीक है। दिस विल बी 9, 9 + 2 11, 11 + 4 विल बी 15, राइट। ओके, ये हो गया मेरा 2020 का वैल्यू। अब निकालते हैं 2019 की वैल्यू। ये वाली वैल्यू कितनी है? करीब करीब 1.9। ये वाली वैल्यू कहाँ तक गई है? करीब करीब 6.2 तक, ठीक है। दिस वैल्यू ऑलमोस्ट 2 या 0.1 ले लो, है ना। वैसे तो वो 0.5 ही होना चाहिए, ठीक है। ये वाली वैल्यू गई है 4.4 के आसपास, राइट। तो मेरी वैल्यू क्या हो गई? 9 + 1 10, 16, 1 कैरी, दिस विल बी 8, 9, 10, 14, 14.6 और 15.8, ठीक है। मैं यहाँ करूँगी तो 8 में से 2 विल बी 2, 15 में से 1, है ना, अपॉन ऑन 14.6 कैन बी रिटर्न एज 120 डिवाइडेड बाय, नहीं 1200 डिवाइडेड बाय 146, ठीक है, विल बी देखो जो भी वैल्यू आएगी वो 10 से छोटी होगी, है ना। तो क्यों मेहनत करना? आंसर भाई जो भी होगा 10 से छोटा होगा, क्योंकि 146 से छोटी है वैल्यू, है ना, और 1 से तो ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली। तो आंसर इज 8, है ना। मतलब तुक्का हमारा यहाँ पे भी काम आता है, मतलब अप्रॉक्सीमेशन, यही होगा ना आंसर, है ना। एग्जैक्टली आंसर चाहिए तो यहाँ पे मैंने निकाल भी दिया है वैल्यू। तो देखो जो मैं अभी आप लोग को पढ़ाती हूँ ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप एग्जाम में भी कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ मेनी सब कैटेगरी हैड सेल ऑफ 4 million और मोर इन 2019 एंड रजिस्टर्ड एंड, अच्छा ठीक है, पहले अपन देखते हैं 2019 में 4 या 4 million से ज़्यादा का, ठीक है। तो वो कहाँ से होगा? ये वाली वैल्यू, ये है 4 million के ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। अब आउट ऑफ दीज वैल्यू, ठीक है, ये आ गई 4 million के ऊपर, कौन कौन सी आएगी? मेरी चेयर आएगी, ठीक है, और टेबल आएगी, अप्लाइंसेस नहीं, और क्या आएगा मेरे पास? ये क्या है? स्टोरेज आएगा, ठीक है। ये वाला क्या है? मशीन्स आएगा और फोन्स आएगा, है ना। फोन्स मत भूलना भाई, मैं भूल गई थी कल करते समय, ठीक है। उसके बाद मुझे बोल रहा है एंड रजिस्टर्ड एन इंक्रीज इन सेल इन एक्सेस ऑफ 25%, और 25% से ज़्यादा का उसका सेल इंक्रीज भी होना चाहिए, ठीक है, 19 से 20 में। तो कोई ऐसी वैल्यू जो हट सकती है, तो सबसे पहले तो ये हट गई,
कौन सी? मशीन्स, क्योंकि मशीन की तो वैल्यू ही कम हो गई है, राइट। अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू 25% के ऊपर बढ़ गई होगी। ये वैल्यू है 5.7, है ना, वैल्यू गॉन टू 7.7, 5.7 है, वैल्यू बढ़ के 7.7 हो गई है। डेफिनेटली वैल्यू बढ़ गई है ना। 5 का अगर 1/4 करूं तो वैल्यू कितनी होती है? 1.25 और थोड़ा कम, है ना। तो 1.25 से तो ज़्यादा है वैल्यू, है ना। तो ये एक तो हो गया, 1 डन, ठीक है। अब आते हैं स्टोरेज। स्टोरेज की वैल्यू कितनी थी? 4.4 के आसपास, है ना। वैल्यू गॉन टू 5.2, है ना। 4.4 यानी कि 1.1, है ना। क्या वैल्यू 1.1 से बढ़ गई है? एक्चुअली 4.2 नहीं है, 5.2 तो ये ठीक है, 4.4 उसका मोर देन 25% तो नहीं हुआ, एग्जैक्टली 25% हुआ, है ना। अगर इसका 1.1 करें तो मेरी वैल्यू कितनी होती? नहीं तो भी कम है, 5.5 चाहिए थी मिनिमम, है ना। ये 5.2 पे ही आके रुक गई है, तो नहीं होगा, 1/4 से कम है इसका चेंज, ठीक है। ये वैल्यू तो देख के ही समझ में आ रहा है, करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल है ना, पॉइंट्स का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर देखूँ मेरी वैल्यू कितनी है? 6.2 थी, ठीक है। यहाँ पे बढ़ के कितनी हो गई है? 7। इसका 1/4 अगर निकालेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.3, है ना। 1.3 अगर मैं बढ़ाऊंगी तो 6 पे 1 बढ़ा दिया तो 7 हो गया, 0.5 यानी 7.5 मिनिमम चाहिए था, यहाँ पे 7 तक ही पहुँचा, तो ये भी खत्म। सो आंसर शुड बी 1। सिर्फ ऐसी एक ही वैल्यू है जिसकी वैल्यू क्या हो रही है? 25% से ज़्यादा का इंक्रीमेंट शो कर रही है ना। तो आंसर शुड बी 1, ठीक है। Okay, last question. I think this is the last question. Yes. Okay. So the last question is, the improvement index of a category is maximum percentage increase in sales from 2019 to 2020 among any of its subcategory. The correct order of category is increasing order. This improvement index is, किसी भी वैल्यू का परसेंटेज इंक्रीज जो होगा, है ना, किसी एक कैटेगरी का कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकता है ना। इट कुड बी कि जो फर्नीचर कैटेगरी है, ठीक है, फर्नीचर कैटेगरी से मुझे देखना है, मुझे वो टेक्निकल वाला जो कैटेगरी है और ऑफिस सप्लाईज है ना, इनमें से कोई भी देखना है, लेकिन जिसका हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज हो, है ना। और उसको किस ऑर्डर में रखना है मुझे? इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा, जिसका परसेंटेज इंक्रीज सबसे छोटा है कंपेयर टू द जिसका परसेंटेज इंक्रीज सबसे बड़ा है ना, आउट ऑफ द कंडीशन। अगर मैं बुक्स चेयर्स फर्निशिंग एंड टैबलेट्स में देखूं तो टैबलेट्स को तो करने का भी कोई मतलब नहीं, करना है तो ये दोनों करना है हमको, है ना, बुक्स एंड चेयर्स, ठीक है। बुक में अगर परसेंटेज इंक्रीज देखूं तो मेरी वैल्यू क्या हो गई है? 1.8 से मेरी वैल्यू 2.2 हो गई है। भाई चेंज कितने का आएगा? 2.2 हो गया फ्रॉम 1.8, कहाँ से? 1.8 से मल्टीप्लाई बाय 100, तो वैल्यू विल बिकम कितना? 0.4, है ना, यानी 400 बाय 18, इट कुड बी रिटर्न एज 2 ज़ा 36, बचा 60 यानी कि 3 ज़ा 23 के आसपास, है ना। बुक में आ गया 23%। नाउ कमिंग टू चेयर्स, चेयर्स की परसेंटेज इंक्रीज कितनी होगी? 6.2 हो गई है वैल्यू, 6.2 थी, बढ़ के कितनी हो गई है? 7, है ना। कितनी बढ़ गई? पॉइंट, है ना, फ्रॉम मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट शुड बी 800 डिवाइडेड बाय 62 विल बी 1 ज़ा 62, बचा कितना? 8, 180, यानी कि 2 टाइम्स में, है ना, तो 12 के आसपास। तो यहाँ पे बुक केसेस का है सबसे बड़ा परसेंटेज इंक्रीज इन चारों में, है ना। आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू फॉर ऑफिस अप्लाइंसेस। ऑफिस अप्लाइंसेस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज मुझे बाइंडर्स ही नज़र आ रहा है, और कोई नज़र नहीं आ रहा
है ना। बाइंडर्स में देखो मेरी वैल्यू कितनी हो गई है, 3.7 से 5.2 तक, 5.3 मान लेते चलो, है ना, हायर पिक्चर पे ले लेते हैं, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम 3.7 मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यू कितनी आ गई, 13 माइनस 7 यानी कि 6, 1.6, तो 1600 फ्रॉम 37, है ना। सो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 5 जाइज 15, लेकिन तो 4 जा ही जाएगी, है ना। 3 4 7 जा 28, 2 कैरी 12, 14 बचा कितना 2, यहाँ पे 1, 120, तो 120 यानी कि वैल्यू मैक्सिमम चली जाएगी 3 टाइम्स में, है ना, करीब करीब 43 के आसपास, है ना। यहाँ पे मेरे पास आ गया 43%, ठीक है। और कोई जो मेरे को दे सकता है, स्टोरेज भी दे सकता है मुझे परसेंटेज इंक्रीज, स्टोरेज का क्या आ सकता है परसेंटेज इंक्रीज, मेरी वैल्यू है 4.4 बढ़ के 5.2 हो गई है, 5.2 फ्रॉम 4.4, कहाँ से 4.4 से मल्टीप्लाई बाय 100, तो दिस विल बी 12 यानी कि 800 डिवाइडेड बाय 44, दिस विल बी 1 टाइम्स में 44, तो छोटा है ना, क्योंकि 43 ऑलरेडी आ गया, इसकी वैल्यू 10 में ही आ रही है, तो ख़त्म, ठीक है। अब आते हैं इसमें सबसे बड़ा अगर कोई चेंज दिख रहा है तो मुझे ये दिख रहा है 5.7 से 7.7, है ना, वैल्यू बढ़ गई 200 फ्रॉम कहाँ से 5.7, तो एक ज़ीरो और बढ़ा देते हैं, है ना, 5.7 है तो ज़ीरो बढ़ जाएगा, सो इट विल बी लाइक 4 टाइम्स 3 टाइम्स में 30 वाला कोई भी आंसर होगा, 30 प्लस में कोई आंसर होगा, है ना। हमारा इतना ही निकालना था। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा परसेंटेज इंक्रीज किसका है, फर्नीचर्स का, ठीक है, उसके बाद किसका है, टेक्नोलॉजी एंड देन ऑफिस अप्लायंसेस, ऑप्शन ए शुड, क्यों नहीं करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, आपको पूरा नहीं करवाया उसने, मुश्किल से 3 या 4 करना, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। सो देखो मैंने 5 मिनट ही एक्स्ट्रा लिए, बाकी वी हैव डन दिस पर्टिकुलर सेट, ठीक है। आई विल बी सेंडिंग इसके डॉक्यूमेंट्स, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पता है ना, दोज हु विल आस्क मी आई विल गिव, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।